हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों का बोर्ड प्रिपरेशन यहाँ पर बढ़िया चल रहा होगा। देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पर वीडियो बनाए, जिसके अंदर मैं बोलूंगा आपको फोर्थ वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाइए उन्हें कवर करिए और देखिए कि वो आपसे हो रहे हैं या बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं क्वेश्चंस। और इस तरीके का जो पैटर्न हमने यहाँ पर फॉलो किया है, जिसमें रैंडम चैप्टर्स को उठा के उन पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एक तरीके से हम ये यहाँ पर ये जज कर सकें कि अगर एग्जाम में हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पर उसे किस तरीके से हैंडल आउट कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। अलग अलग चैप्टर्स के यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास में होंगे और आपको अलग अलग तरीके से उन चैप्टर्स के साथ में यहाँ पर डील करना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम 5th वीडियो को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आप लोगों के पास में एक नई चीज और यहाँ पर है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ कमेंट करके बताइए। मैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे कि आपकी यहाँ कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग यहाँ रहेगी और वो उस तरीके की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपको काफी मदद मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक और वीडियो लेके आने वाले लास्ट मोमेंट पे, यहाँ हमें क्या क्या किस तरीके से यहाँ पर कवर करना चाहिए, जो थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पर होगा कि थ्योरी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कौन कौन से यहाँ हो सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे यहाँ उसे किस तरीके से हैंडल यहाँ कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर 5th वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि कैपेसिटर हैज बीन चार्ज बाय अ डीसी सोर्स। आपने कैपेसिटर को डीसी सोर्स से चार्ज किया। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन इट इज फुली चार्ज। जब कैपेसिटर गॉट फुली चार्ज तो उसके मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्शन करंट पे और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट पर। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन यहाँ ये गिवन है कि कैपेसिटर को आपने यहाँ पर पूरी तरीके से चार्ज कर दिया है, तो चार्ज बाय द डीसी सोर्स मतलब एक्चुअली इट इज फुली चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, तो कंडक्शन करंट पे और डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है व्हेन इट गॉट फुली चार्ज। हमें ये बात पहले से पता है, चैप्टर समझ ही आ गया होगा। आप यहाँ आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट है और आपके पास यहाँ हम ये बात पहले से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट यहाँ पर न्यूमेरिकली इक्वल है। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो यहाँ पर है is epsilon naught times the rate of change in electric flux, not only a variable magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीके से यहाँ पर करंट का सोर्स है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ बदलना जरूरी है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से फ्लक्स चेंज होगा और उससे भी एक तरीके से करंट आ सकता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से यहाँ जाना जाएगा, विच इज एप्सिलॉन टाइम्स द रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि व्हेन द कैपेसिटर गेट फुली चार्ज, जब कैपेसिटर आपका पूरी तरीके से यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, तो आपका चार्ज पूरा हो गया, इसका मतलब चार्ज आ गया यहाँ पर कांस्टेंट। और अगर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ये जो आप देख सकते हैं प्लस और माइनस, अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसी हो जाएगी, तो चार्ज के कांस्टेंट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट हो गई तो मैं तो बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखो ना, रेट ले रखा है यहाँ पर डी फाई बाई डी टी, तो इसका रेट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। तो चार्ज के कांस्टेंट होने पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट होने पर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, भाई मैं कांस्टेंट है बदल नहीं रहा, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 0 आएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर 0 होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा सो द कंडक्शन करंट, तो ये कंडक्शन करंट भी यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर है व्हेन इट इज फुली चार्ज, तो डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो दोनों ही यहाँ पर आपके पास में कितने आएंगे, 0 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही यहाँ पर है। आपके पास देख सकते हैं एम वेव का एक क्वेश्चन गिवन है, आप आंसर दे सकते हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। आपने कैपेसिटर को एक एसी सोर्स की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर दिया। हाउ विल द डिस्प्लेसमेंट करंट चेंजेस विद डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के कम होने पर डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट आर न्यूमेरिकली इक्वल, ये दोनों यहाँ पर बराबर बराबर है। और हमें यहाँ पर पहले ही पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये यहाँ पर डी फाई बाई डी टी के बराबर है। अब आपका जो यहाँ पर कंडक्शन करंट यहाँ पर है उसको, और यहाँ इन्होंने फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर दी है। फ्रीक्वेंसी के कम करने पर डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है कैपेसिटर जो है जो आपको अपोजिशन ऑफर करता है, जिससे आप यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं, इज एक्चुअली व्हाट 1/c ओमेगा।
1 बाई सी ओमेगा में आप लिखोगे C इंटू 2 पाई न्यू, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली है XC कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1 बाई सी ओमेगा, 1 बाई सी और ओमेगा को 2 पाई न्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अभी बोल रहे हैं हमने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया। अब आप खुद ही सोचिए, फ्रीक्वेंसी को अगर आप यहाँ पर डिक्रीज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को अगर आप यहाँ डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा। रिएक्टेंस मतलब अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर ज्यादा होगा तो रिएक्टेंस मतलब अपोजिशन ज्यादा होगा, तो फिर करंट, कंडक्शन करंट को कम होना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर करंट कम होगा, और अगर करंट कम होगा, IC कम होगा, तो ID भी यहाँ कम होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड कंडक्शन करंट डिक्रीजेस, दोनों ही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट यहाँ पर कम होगा। फिर बोल देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को यहाँ कम किया, फ्रीक्वेंसी कम हुई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपोजिशन बढ़ गया, तो अब अपोजिशन बढ़ेगा, सर्किट में करंट कम होगा, IC कम होगा, सो ID भी यहाँ कम होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि सिस्टम हैज 2 चार्जेस। आपके पास में एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज गिवन है। एक आपका यहाँ पर है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और दूसरा है माइनस का 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलम। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ पर आप ही समझ गए होंगे ये है क्या। तो ये यहाँ पहले ही बोल रहा है डाइपोल है, क्योंकि हमें पता है इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल, या डाइपोल है। अब रखे हुए कैसे हैं, 0,0, -15 और 0,0, +15 पर। तो यहाँ पर इन्हीं चार्जेस को ये एक्सिस में यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ 0, 0, -15 और 0, 0 यहाँ आपने रखा हुआ है प्लस का 15। तो यहाँ पर आपके पास में यहाँ जो रखा हुआ है ये है 0, 0, +15। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह ले लेते हैं। तो 0, 0, +15 है, और ये नेगेटिव वाला ले लेते हैं एक्स z, और ये 0, 0 और -15। तो 0, 0, -15 और 0, 0 यहाँ पर आपका +15। तो ये देखो पॉजिटिव ये रहा। इस पॉइंट का नाम B निकाल देते हैं, थोड़ा ध्यान से लिखना है। और इस वाले पॉइंट का नाम आपने यहाँ A निकाला। A वाले पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, देखो A वाला जो है उस पे नेगेटिव वाले पे ये वाला चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ रख देते हैं आपका A पे जो चार्ज है वो है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलम। तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। और B वाले पे जो चार्ज आपने यहाँ पर रख दिया है, इस वाले पे क्या रखेंगे, माइनस का 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलम। तो A वाले पर आपने रख दिया यहाँ पर 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और B वाले पे आपने रख दिया माइनस का 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, ये रख दिया B पर। तो A पे रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और B वाले पे यहाँ पर आपने 0, 0, 15 पे रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। इक्वल अपोजिट चार्ज कॉन्स्टिट्यूट आप बोल सकते हैं डाइपोल, एक प्लस का है और एक माइनस का है। पूछा है नेट चार्ज बताइए। देखिए डाइपोल के अंदर आपके पास में नेट चार्ज अगर निकालना है तो एक चार्ज तो प्लस का हुआ, और एक यहाँ पर आपके पास में किसका हो जाएगा, माइनस का है, तो इक्वल अपोजिट ही। तो यहाँ एक प्लस का और एक माइनस का लिख देता हूँ। प्लस वाले में है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो वैसे भी डाइपोल का नेट चार्ज आपके पास हमेशा 0 ही होता है। और ये बात तो पता होगी कि डाइपोल जो यहाँ पर है वो z एक्सिस पे रखा है, तो उसका डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पर होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे होनी चाहिए, वो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। हमने पढ़ा है कि डाइपोल अगर यहाँ पर हो, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ आने वाली है, माइनस से प्लस की तरफ। तो आप बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट अगर आपको यहाँ पर निकालना हो तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा Q इंटू यहाँ पर 2a। अब Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो चार्ज जो दे रखा है वो है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और 2a इज एक्चुअली अ डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स, मतलब पूरी जो ये चार्जेस के बीच का टोटल डिस्टेंस है। तो ये यहाँ पर है +15, और ये यहाँ पे देखो आपका +15। तो देखो ये वाला +15 है और ये वाला आपका -15 है। कितना हुआ डिस्टेंस, 0 लिख दूं तो आप चेक कर सकते हैं। देखो ये +15 और ये -15 है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी यहाँ पर 15 है और ये भी यहाँ पर 15 ही है, ऐड ही करना है, माइनस तो केवल कोऑर्डिनेट दे रखा है नीचे है, तो ये 0 मत कर देना। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस स्केलर है वो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ आप टोटल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा
30 इंटू 15 15 30, 30 इंटू 10 की पावर -2। याद रखिएगा 2a अपने आप में पूरा डिस्टेंस है। ये मत करना कहीं आप यहाँ गलती से, काफी लोग ये करते हैं a की जगह प्लेस कर दिया आपने, जैसे a की जगह 30 नहीं रखना, 2a अपने आप में ये पूरा है। मैं यहाँ समझा देता हूँ, 2a इज एक्चुअली द जो हमने डाइपोल का डिस्टेंस लेके चलते हैं वो यहाँ पर 15 15 30। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कुछ आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में 0.75 के आसपास आ रही है रिजल्ट। तो ये वैल्यू आ गई 0.75 इंटू 10 टू द पावर -7 और कूलम मीटर। और डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, नीचे की तरफ है, नेगेटिव z डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन यहाँ कहाँ से आने वाली है आपकी, यहाँ पर आपकी माइनस से प्लस की तरफ, और वो जो कि नेगेटिव z डायरेक्शन। ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में गिवन है, दो स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं 1 और 2। तो ये वाला लूप यहाँ पर 1 मान रखा और ये वाला लूप यहाँ आपको 2 दे रखा है। इक्वल करंट यहाँ पर है, इसमें भी आई करंट है और इसमें भी यहाँ पर आई करंट है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। जैसे ये वाला कॉइल अगर ऐसे रखा हुआ है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, समझ ही आ गया होगा। तो ये अगर इस तरफ देख रहा है तो दूसरा कॉइल ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ज्योमेट्रिक एक्सिस जो है वो आप बोल सकते हैं एक दूसरे की परपेंडिकुलर यहाँ पर है, ये ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट ओ। आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इस ओ पॉइंट पे आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि इस रिंग से x दूरी पर यहाँ पर है। तो मैं आपको पहले बताऊं, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपका मैग्नेटिज्म मूविंग चार्ज के अंदर यहाँ पर आपके रिंग के एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, और वहां आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक्सियल पॉइंट के ऊपर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर उठाया। और उसके सेंटर में भी आ सकते हैं, बट एक्सियल पॉइंट का यहाँ पर क्वेश्चन के बनने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, और हमें यहाँ पर रिजल्ट पता है कि एक्सियल पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है, मतलब वो एक तरीके का इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो है म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2 और आपका a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, दूरी जो भी थी इसकी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। दैट इज द रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ये वो रिजल्ट है जो कि किसी एक सर्कुलर लूप से किसी भी एक पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर होना चाहिए। तो इस रिंग से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, r यहाँ रेडियस का स्क्वायर था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो लूप है, इसमें अगर मैं करंट को इस तरह इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लूं, मान लो इस लूप में करंट मेरी साइड से देखने पर कुछ ऐसे यहाँ पर करंट यहाँ चल रहा है मेरी साइड से, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट के साथ आप फिंगर को रोटेट करिए, तो करंट के साथ आप फिंगर रोटेट करें, तो ये रोटेशन किया और यहाँ पर थंब को प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ अगर मैं ऐसे बोलूं कि इधर से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से इस तरह बैठ जाऊं, और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बेस पे, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर आप यहाँ पर देखो कि लूप में ऐसे करंट चल रहा है। अब ऐसा लूप में करंट चल रहा है तो इस करंट के अबाउट फिंगर सभी ट्राई करके देखना, एक बार करंट को यहाँ पर घुमाएं, तो यहाँ करंट के साथ अगर फिंगर रोटेट करेंगे तो थंब आपको वहां मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया देगा। तो क्लॉकवाइज चलाया, हाथ घुमाया, इस तरफ मान लेते हैं ये रहा, इस तरफ क्लॉकवाइज, और अगर मैं इस फ्रेम से होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ से क्लॉकवाइज और फिर थंब यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ घुमा के थंब यहाँ रखा, ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये डायरेक्शन है यहाँ पर आपके कुछ इसकी मैग्नेटिक फील्ड की B1। उसी डायरेक्शन में इसी तरीके से इसमें आप डायरेक्शन चेक करके बताइए कहाँ आनी चाहिए। तो सर्कुलर करंट ऐसे ऐसे चल रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो करंट यहाँ इसमें ऐसे है, तो करंट के अबाउट फिंगर रोटेट करा, ये करंट ऐसे, ये रोटेशन थंब यहाँ ऐसा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर करंट इस तरीके से चल रहा है, फिंगर रोटेशन बनाया, थंब यहाँ रख दिया, ये ऊपर की तरफ आ गया। तो इसमें इधर आया और इसमें ऐसा ऊपर की तरफ, तो यहां से ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये हो गया B2। तो इस वाले में B1 और इस वाले में B2, तो यहाँ वाले में B1 आ जाएगा और इस वाले में आपके पास में B2 यहाँ पर आ जाएगा। अब B1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, B1 और B2 बराबर बराबर है यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर ही है, क्योंकि सब कुछ बराबर है, करंट बराबर, डिस्टेंस बराबर, रेडियस बराबर, म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 और फिर आपके पास में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है, तो मैं देख सकता हूँ 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये इनका
रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। अब याद रखना इन दोनों को ऐड मत कर देना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों वेक्टर बराबर जरूर है, लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं हो सकते क्योंकि वेक्टर्स में 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल आ रहा है, और अगर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो रिजल्टेंट जो यहाँ पर आने वाला है दैट इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाले की इधर है, दूसरे वाले के ऊपर है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट यहाँ पर है और इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो कभी भी आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में ऐड होने के लिए वेक्टर के नियम यहाँ पर लगाने, वेक्टर एडिशन। तो यहाँ 90 डिग्री में नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो तो b1 स्क्वायर प्लस आपका b2 स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपको दोनों बराबर ही है, तो थोड़ा इजी कर लेते हैं, इसको b लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट में 2b स्क्वायर, और रूट में 2b स्क्वायर कैन बी रिटन एज रूट में 2 और b, तो ये रूट 2 और b की वैल्यू यहाँ पर मैंने रख रखी है, ये वाली उठा के रख देते हैं, तो रूट 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर आपके पास में यहाँ 3/2, दैट्स द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब इनका डायरेक्शन लिखना है तो डायरेक्शन कहीं से भी लिख लेते हैं। मान लो एक्स एक्सिस से ये जो रिजल्टेंट आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों वेक्टर्स का, ये जो रिजल्टेंट जो मैंने पाइथागोरस से निकाला, पाइथागोरस यहाँ पर क्यों ऐड करा, क्योंकि भाई वेक्टर क्वांटिटी है और आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, और एंगल यहाँ पर 90 डिग्री था देखो दोनों के बीच में, तो यहाँ पाइथागोरस लगा दिया। हम क्या करें, दोनों बराबर है तो सॉल्व होने पे आया रूट 2 और b की वैल्यू मैंने यहाँ उठा के, और ये एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट था। बट अगर मुझे यहाँ से ये पता करना होता कि ये एंगल यहाँ पर कितना, मतलब रिजल्टेंट कितने एंगल पे जा रहा है मैंने यहाँ से थीटा एंगल ले लिया, अब लगा देता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो tan थीटा लिखना पड़ेगा b2 डिवाइडेड बाय b1, तो ये आ जाएगा b2 ऊपर है और b1 आपके पास में यहाँ पर कहाँ आया, नीचे है, तो b2 बाय b1। अब b2 बाय b1 में b2 और b1 दोनों यहाँ पर बराबर हैं, तो दोनों ही बराबर हैं, आप चेक कर लीजिए, तो ये भी b लिख देते हैं, ये भी b लिख देते हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा tan थीटा। हमने पढ़ा है tan में आपका 1 यहाँ पर कितने पे आता है, वो आपका यहाँ पर tan 45 में आता है, ये हो गया tan 45, थीटा इक्वल टू यहाँ पर 45, इसका मतलब यहाँ 45 डिग्री के एंगल पे इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होना यहाँ पर चाहिए, तो ये कुछ 45 डिग्री पे जाएगा और यहाँ आपका रिजल्टेंट रूट में 2 और फिर वो b के बराबर यहाँ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तैयार करिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। आपके पास में यहाँ पर ऐसा गिवन है कि एक LCR सर्किट यहाँ है और LCR सर्किट को यहाँ पर मतलब तीनों ही एलिमेंट AC सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया है और उसकी वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट और आपका यहाँ पर 50 हर्ट्ज, और आपने वोल्टेजेस जो रजिस्टर पे, कैपेसिटर पे और इंडक्टर पे, मतलब आपके रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में तीनों बना देता हूँ एक बार। रजिस्टर पे यहाँ पर है, कैपेसिटर पे यहाँ, और इंडक्टर पे जो वोल्टेजेस यहाँ पर है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, तो वो दे रखा है आपको यहाँ पर कितना रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो रजिस्टर पे जो वोल्टेज है वो है आपकी 200 वोल्ट, और कैपेसिटर पे यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर है 250 250 वोल्ट, और आपके इंडक्टर पे यहाँ पर वोल्टेज है वो भी आपका यहाँ पर है 250 वोल्ट, और सप्लाई लगा दी है 200 वोल्ट की और आपके 50 हर्ट्ज की, तो सप्लाई है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की। अब यहाँ क्वेश्चन जो है वो आप एक बार वीडियो पॉज करें, खुद ट्राई करें कि ये यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द 3 एलिमेंट, मगर मतलब अगर मैं इन तीनों वोल्टेजेस का अगर एल्जेब्रिक सम कर दूं, मतलब इन्हें ऐड कर दूं, तो क्या ये असल में हमारी सोर्स वोल्टेज से 200 से ज्यादा आने वाला है, चेक कर लेते हैं अभी। और अगर यहाँ ऐसा है तो ये तो एक तरीके का पैराडॉक्स यहाँ होना चाहिए। आपसे पूछा है हाउ द पैराडॉक्स इज रिजॉल्व, कि असल में इन तीनों का सम इससे ज्यादा है, और अगर इन तीनों का सम इससे ज्यादा है तो 3 वोल्टेजेस जो यहाँ पर बन रही है अगर वो इससे यहाँ पर ज्यादा आ रही है तो यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इस उलझन को सुलझाइए, हाउ द पैराडॉक्स इज रिजॉल्व, ये पैराडॉक्स यहाँ पर कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज 200 लगा रखी है और उससे ज्यादा बड़ी वोल्टेजेस इन तीनों के ऊपर यहाँ दिख रही है 200 250 और 250 250 और 200। और इसी के अलावा गिवन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 40, अगर इस R के रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है तो सर्किट में करंट भी यहाँ पर आपको पता करना है। तो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट यहाँ पर AC का क्वेश्चन है आपका, और ट्राई करना चाहिए एक बार अच्छे से। तो ये बोल रहा है पहला हिस्सा यहाँ पर है कि रिजॉल्व द पैराडॉक्स, इस पैराडॉक्स को यहाँ पर आप सॉल्व करिए।
अगर पैराडॉक्स को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं तो पैराडॉक्स का मतलब यहाँ ऐसा हो कैसे सकता है कि यहाँ पर वोल्टेज 200 है और उससे ज्यादा बड़ी बड़ी वोल्टेजेस यहाँ पर बन रही है, मतलब सम अगर आप चेक करें तो यहाँ पर चेक करते हैं जैसा वो बोल रहे हैं, तो वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं इन तीनों वोल्टेजेस को ऐड करें तो ये लिख लेते हैं VR, ये लिख दिया VC और ये यहाँ पर आपने लिख दिया है VL। ये हो गया है 200, ये हुआ 250, फिर ये हुआ 250, 200, 500 और ये 700, दैट इज 700 वोल्ट। और ये वोल्टेज है 700 मिला करके, और 700 वोल्ट आपके इनपुट वोल्टेज से 700 वोल्ट आपके इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट से यहाँ पर ज्यादा है। और ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जो भी वोल्टेज यहाँ होनी चाहिए, जो सोर्स वोल्टेज है, वही कहीं ना कहीं इन तीनों पे यहाँ आनी चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पर सम तो ज्यादा ही आ रहा है, जैसा ये बोल रहे हैं कि अलजेब्रिक सम तीनों एलिमेंट का ज्यादा आ रहा है। हाँ भाई, सम तो ज्यादा आ रहा है, तो क्या ये पैराडॉक्स है? तो हम बोलेंगे भाई बिल्कुल भी ये पैराडॉक्स यहाँ पर नहीं है, ये कोई उलझन नहीं है। अगर आप इसको समझें तो यहाँ पर किया क्या, आपने बोला था इनका सम करके चेक करो, क्वेश्चन ने बोला था इनका सम चेक करो, तो मैंने सम करके चेक कर लिया, तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर इन सारी चीजों को। बट असल में यहाँ पर ये जो वोल्टेजेस आपको दिख रही है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये वोल्टेजेस जो है वो कोई ऑर्डिनरी वोल्टेजेस यहाँ पर नहीं है, दीज आर RMS वोल्टेजेस। और RMS वोल्टेजेस वो वोल्टेजेस होती है जहां पर आपके यहाँ पर फेजेस में यहाँ पर डिफरेंस रहता है कि इंडक्टर पे जो वोल्टेज यहाँ पर होती है वो करंट से π/2 के फेज से यहाँ पर आगे होती है। तो इंडक्टर की वोल्टेज जो यहाँ पर है वो आपकी π/2 से करंट है, अगर करंट इस एक्सिस पे बैठा है तो इंडक्टर उससे π/2 आगे होगा। फिर कैपेसिटर पे जो वोल्टेज यहाँ पर है वो यहाँ पर π/2 लैग करती है, तो कैपेसिटर वोल्टेज देखो π/2 पीछे रहेगी, इंडक्टर पे वोल्टेज π/2 आगे रहेगी। और रजिस्टर में ये दोनों यहाँ सेम फेज में करंट के साथ यहाँ पर चलता है, तो इंडक्टर पे वोल्टेज करंट से लीड करती है, कैपेसिटर पे वोल्टेज करंट से लैग करता है, और ये यहाँ दोनों साथ साथ यहाँ पर रहते हैं। तो ये कोई नॉर्मल वोल्टेजेस नहीं है, RMS वोल्टेजेस है, कैन नॉट बी एडेड लाइक ऑर्डिनरी नंबर, इन्हें किसी नंबर की तरह यहाँ जोड़ा नहीं जा सकता। तो ये जो आपने बोला जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर ये एकदम ही गलत है क्योंकि इस तरीके से इन्हें सॉल्व नहीं किया जाता। हाउ द पैराडॉक्स इज रिजॉल्व, बाय यूजिंग यहाँ पर फेजर डायग्राम और पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर ये सॉल्व हो सकता है। देखो ये ऊपर है और ये एकदम नीचे है, अगर एक वोल्टेज एकदम ऊपर और एक वोल्टेज अगर एकदम नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और यहाँ पर ये वोल्टेज जो इस डायरेक्शन में बनी हुई है, तो इसको इसमें से माइनस करके इसके साथ अगर मैं ऐसा ऐड करूं तो ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा यहाँ पर लग सकता है, VL माइनस VC, ये रहा VR। तो नेट वोल्टेज जो असल में सॉल्व होती है वो ऐसे नहीं सॉल्व होती, वो सॉल्व होगी VR का स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर VR स्क्वायर रिजल्टेंट वोल्टेज निकलती है जो आपके पास में VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर VR की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ 200 है, तो ये लिख दिया आपने 200 का स्क्वायर। और कैपेसिटर और इंडक्टर पे वोल्टेजेस 180 फेज में बैठे होते हैं, इस पे एकदम लीड कर रहा है और उसमें लैग कर रहा है। तो देखो 90, 90, 180, तो यहाँ पर आपके पास में ये आ गया है 250 सॉल्व होने पर आया है 250 माइनस 250 का स्क्वायर काट दिया तो ये 200 ही आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं, ये देखो कुछ वही वोल्टेज है जो यहाँ लगी हुई थी, जो वोल्टेज यहाँ थी वो पूरी की पूरी आपके रजिस्टर के ऊपर चली जाएगी क्योंकि इन दोनों की वोल्टेज 180 फेज होने की वजह से आपस में कट जाएगी। तो ऐसे नहीं ऐड करना है, फेजर डायग्राम से ऐड करना है। आंसर में कोई पैराडॉक्स मतलब यहाँ किसी तरीके का कोई उलझन नहीं थी, आप सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप फेजर डायग्राम लगा के सॉल्व करते हैं तो आंसर कभी आपका अलग आने वाला ही यहाँ पर नहीं है, वो वही आएगा जैसा कि आपके यहाँ पर जो सप्लाई की वैल्यू यहाँ पर रहेगी। तो दैट इज फर्स्ट पार्ट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को यहाँ किस तरीके से इसको डील करना है। सेकंड वाले पार्ट में आप यहाँ पर करंट पूछ रहा है तो V/R, V यहाँ पर कितना है, अभी अभी हमने निकाल लिया है 200 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यहाँ पर जो आपके पास में है वो है आपके पास में 40, 200/40। तो सर्किट में आपके करंट की जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वो निकल के आ रही है आपके पास में 5 एम्पियर। ये मैंने डायरेक्ट V/R कैसे कर लिया, देखो यहाँ पर हमें सॉल्व करना के लिए लगाना चाहिए इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब अगर करंट दोनों में सेम है, जैसे मैं बोलूँ VL, तो मुझे लिखना चाहिए IXL और VC को लिखना चाहिए यहाँ पर IXC। करंट दोनों में सेम है तो XL XC भी दोनों में सेम होगा क्योंकि देखो वोल्टेज दोनों की सेम है, करंट सेम है, सीरीज है, वोल्टेज दोनों की पहले ही सेम बैठी हुई है। अगर ये भी यहाँ पर सेम है
तो फिर एक्सएल एक्सी भी सेम होगा और एक्सएल एक्सी से कट जाएगा और सर्किट की इंपीडेंस मतलब पोजीशन को आर के बराबर होना चाहिए, इसलिए सीधा करंट लिखा वी डिवाइड बाय आर, 200 डिवाइड बाय 40 दैट इज 5 एम्पियर। मैं बोलूंगा मस्ट डन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तैयार करें कॉन्सेप्ट यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 यहाँ पर है, विड्थ का यहाँ पर रेशियो गिवन है, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द टू स्लिट इज 4:1। आपको यहाँ पर इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और आपके पास में विड्थ के रेशियोज गिवन है। हमें यहाँ पर पहले से ये बात पता है कि जो रेशियो यहाँ पर विड्थ का होता है वही रेशियो यहाँ पर आपके पास में किसके होते हैं, इंटेंसिटीज के होते हैं। तो रेशियो ऑफ विड्थ और इंटेंसिटीज का बराबर है और एम्पलीट्यूड का अगर एम्पलीट्यूड को लेके आना है तो ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के यहाँ पर इक्वल होगा। हमें आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालना है, फॉर्मूला बता सकते हैं भाई आई मैक्स और आई मिनिमम का यहाँ क्या होना चाहिए। तो यहाँ हमें पता है कि अगर मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटीज को कैलकुलेट करना है तो आई मैक्स को निकाल सकते हैं रूट में I1 प्लस रूट में I2 का स्क्वायर और मिनिमम निकाल सकते हैं रूट में I1 माइनस रूट में I2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर I1 I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रेशियो दे रखा है 4:1, तो ये यहाँ पे आपके पास में 4:1 है। तो आई मैक्स इज रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर और आई मिनिमम इज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। यहाँ से रूट I1 के स्क्वायर को और आप यहाँ पर I2 को कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ये I2 यहाँ एक ये रहा और एक और I2 यहाँ पर ये रहा, तो ये दो I2 यहाँ पर आ चुके हैं, दोनों कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, ये हो गया है रूट में I1 अपॉन I2 प्लस 1 और एक और यहाँ कितना आ जाएगा I1 अपॉन I2 यहाँ पर माइनस 1 और फिर ये इसका यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर है, पूरे पे लगा रहे कॉमन लिया है। अब जिस भी चीज को कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। देखो I2 रूट I2 और रूट I2 बाहर आ गया, अभी स्क्वायर के अंदर ही है ये भी, तो रूट I1 अपॉन रूट I2 प्लस 1 और रूट I1 अपॉन रूट I2 माइनस 1 और फिर यहाँ इसी तरीके के क्वेश्चन में पहले भी एक और ले चुका हूँ बट इंपॉर्टेंट है इसलिए करा दिया कि विड्थ के रेशियो से भी निकाल सकते हैं। हम इंटेंसिटीज के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, अब विड्थ से भी रिलेट करते हैं तो सेम ही यहाँ पर पैटर्न है, बस इसको इंटेंसिटी विड्थ से इंटेंसिटी तक ले जाइए। क्लियर है, तो देखो I2 बाहर आ गया, तो जो भी कॉमन लिया उसी से डिवाइड कर दे, रूट I1 अपॉन रूट I2 प्लस 1 और रूट I1 अपॉन रूट I2 आपका यहाँ पर माइनस 1। अब यहाँ पर रूट I1 अपॉन I2 को क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 4/1 प्लस 1 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4/1 माइनस 1 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 4/1 प्लस 1 का स्क्वायर और 4/1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 के स्क्वायर को आप यहाँ लिख सकते हैं 3/1 का स्क्वायर। तो 3/1 कितना आ जाएगा 9:1। तो ये यहाँ पर आपके पास में मैं यहाँ लिख देता हूँ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का जो यहाँ रेशियो निकल के आया है वो है 9:1। हम इंटेंसिटी का क्वेश्चन कर चुके थे बट हमने विड्थ भी अगर मान लो पूछ लेता है यहाँ पर तो भी वो उसी तरीके से किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 7th वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ क्या गिवन है कि फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि फोटोन यहाँ पर एमिट हुआ है, डी एक्साइट करता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आया। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ बताइए भैया। अगर मैं आप यहाँ हम लिख रहे हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 2, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट जो है वो है आपका n = 1। तो ये वाला जो है n = 1 ये तो है ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर यही गलती हमसे होने वाली है कि याद रखना एक्साइटेड स्टेट जो है वो एक ज्यादा है। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो तो 2 है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो वो 3 है और ग्राउंड स्टेट ये रहा। तो ये ग्राउंड स्टेट होता है, फिर आपका ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर एक जो भी था वो ज्यादा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब आप n = 2 पे हैं। n = 2 आपका एक तरीके से इनिशियल स्टेट है और n = आप 1 पे आ रहे हैं। तो आप n = 2 से आ रहे हैं n = 1 पे। तो यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के ऊपर आप आ रहे हैं। यूज टू इरेडिएट अ फोटो कैथोड ऑफ अ फोटो सेल। अब ये जो फोटोन यहाँ से निकला, इस फोटोन को आप यहाँ पर ले गए। मान लो कि n = 2 से n = 1,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने डी एक्साइटेशन किया। जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट यहाँ पर होगा तो आपको पता है ऐसा होने पर क्या एमिट होगा, फोटोन निकलेगा एनर्जी डिफरेंस के बराबर। हम ये पढ़ चुके हैं कि एनर्जी डिफरेंस के बराबर यहाँ पर एक फोटोन एमिट होगा। ये जो फोटोन यहाँ पर एमिट हुआ इसे ले गए और आपने किसी एक सेल फोटो कैथोड ऑफ अ फोटो सेल, एक सेल के ऊपर मान लो कोई एमिटर प्लेट जैसा है, उसके ऊपर ले जाके इस फोटोन को गिरा दिया, टकराया। तो जैसे ही इस फोटोन को जाकर के उसके ऊपर टकराया, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ये डुअल से जुड़ गया। तो पहले एटम का हिस्सा हो गया, अब ये डुअल से यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से जैसे वो फोटोन आके टकराया एमिटर प्लेट से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे उनमें स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा गया है यहाँ पर कितना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या नई चीज आ गई, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जहां पर सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोका यहाँ पर जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए अगर वो दे रखा हो 5 वोल्ट, तो कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड यूज, मतलब इस तरीके के सरफेस का यहाँ वर्क फंक्शन बताना है। अब वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी जो कम से कम यहाँ पर आपको इसको देनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन यहाँ पर हो जाए। तो क्या क्वेश्चन था, आप ट्राई कर सकते हैं, सेल्फ आंसर बता सकते हैं, मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट यहाँ है। 2 चैप्टर को इसने थोड़ा कंबाइन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ आपके पास में एक फोटोन था जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, 2 से 1 पे आता है, फोटोन यहाँ से निकलता है। फोटोन जो यहाँ से निकलता है उस फोटोन को हम ले जाकर के टकराते हैं किसी एक प्लेट से, मान लो एमिटर प्लेट है, वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो भागते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो यहाँ पर कितना है, 5 वोल्ट इज यूज्ड। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, मतलब मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए। यहाँ पर हमें यहाँ पर पता है कि n = 2 से n = 1 में आना है, तो एनर्जी डिफरेंस जो यहाँ पर होने वाली है 2 से 1 में, हमेशा कोशिश करिए कि पॉजिटिव आंसर आप यहाँ पर निकाल पाए। अब n = 1 में एनर्जी होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और n = 2 में होती है माइनस का 3.4 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n = 1 में 13.6 और 3.4, तो ऊपर वाले में से इस वाली एनर्जी को माइनस करें, पॉजिटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इनिशियल माइनस फाइनल, तो E इनिशियल जहां था माइनस E जहां आ गया फाइनल, E इनिशियल माइनस E फाइनल पॉजिटिव आंसर के लिए, माइनस का 3.4 और फिर माइनस का इसका 13.6 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम पहले भी याद करके रखते हैं कि फर्स्ट से सेकंड तक का एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक तरीके से इंसिडेंट एनर्जी है। ये जो भी एनर्जी यहाँ पर थी, ये फोटोन जो इस एनर्जी को लेके जा रहा है, इसी एनर्जी के फोटोन को एक एमिटर प्लेट पे ले जाके गिराया। अब वहां पर एमिटर प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन जाके टकराया उसमें एक हिस्सा इसका वर्क फंक्शन में आएगा और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन जो दौड़ेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी में आएगा। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर है आपकी इंसिडेंट एनर्जी। तो मैं इस इंसिडेंट एनर्जी को यहाँ पर लिख लेता हूँ E, और आपका साथ में है यहाँ पर वर्क फंक्शन, सॉरी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ यहाँ पर वर्क फंक्शन। मतलब सिंपल यहाँ पर कि जो भी एनर्जी यहाँ पर आके टकरा रही थी वो 2 हिस्सों में जाने वाली है, एक तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए और दूसरा उन्हें यहाँ काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। तो एक हिस्सा तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालेगा और दूसरा जब ये चलेंगे तो यहाँ पर इन्हें क्या सप्लाई करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है क्योंकि मुझे वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दे रखी है। क्या पूछा था, वर्क फंक्शन पूछा, ठीक है अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। व्हाट इज दी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी है आपके पास में वो भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है। तो पोटेंशियल गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी EV0, तो 5 × E, तो ये हो जाएगा 5 और EV0 में देखो पोटेंशियल को लिख दिया 5 और E ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसकी जगह लिख दिया 5 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल गिवन था, E से मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी बनेगी और E हटा दोगे पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे मैं मान लो यहाँ लिखता 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी है, E हटाया तो 10 वोल्ट, ये पोटेंशियल है, तो E लगा दिया
दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये 5 आ गया। ये शायद हमें दे रखा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मुझे निकालना है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी जो है 10.2 माइनस का 5, इट इज 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका यहाँ पर वर्क फंक्शन है। हो सकता था वो इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और पता नहीं आपसे एक दो चीजें और निकल लेते तो SC/λ0 और भी चीजें हो सकती है, बट अभी तक यहाँ ये खत्म होता है 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है मास ऑफ द आइसोटोप। MO इज द मास ऑफ एन आइसोटोप। यहाँ पर गिवन है ऑक्सीजन के लिए 1608 और MP एंड MN आर मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली। आपको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आइसोटोप यहाँ पर पूछ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस वाले चैप्टर्स के जो है वो न्यूमेरिकली यहाँ पर आने के चांसेस ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिए, एक या दो क्वेश्चन में और आगे यहाँ पर लूंगा जो थोड़े से इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर की यहाँ पर आपको मास डिफेक्ट या उनसे रिलेटेड करी गई कैलकुलेशंस यहाँ पर करवाई जा सकती है। तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बोलूंगा। तो यहाँ आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हम जानते हैं, आप कैसे लिखते हैं, मास डिफेक्ट इंटू C² डेल MC²। तो बाइंडिंग एनर्जी को आप लिखेंगे डेल M इंटू C²। अब डेल M इंटू C² के अंदर हमें ये बात पता है कि मास ऑफ द न्यूक्लियन इज एक्चुअली ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियन का मास यहाँ पर ज्यादा है। तो कितने प्रोटॉन्स हैं 8, और एक का मास कितना है MP। कितने न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ पर आपके पास में 16-8, ऐसे लिख देता हूँ वापस से 16-8, और एक न्यूट्रॉन का मास यहाँ पर कितना है Mn। और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द न्यूक्लियस का मास इनटू C²। तो 8 MP फिर 16 माइनस आपका यहाँ पर 8 Mn माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ पर था जो पूरा बन गया है वो यहाँ पर इनटू C²। तो सॉल्व करने पर ये न्यूक्लियन माइनस न्यूक्लियस इज मास डिफेक्ट। न्यूक्लियन में से न्यूक्लियस को हटाओगे तो मास डिफेक्ट इनटू C²। तो दैट इज 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू यहाँ पर C²। एक ऑप्शन दिखता है इसके जैसा, ऑप्शन C। देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर एक फॉलोइंग डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर S जो है वो सेमीकंडक्टर यहाँ पर है, और वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। हमें बताना है कि हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर पाएंगे, या इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। टू कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर ए कांस्टेंट, हमें इस रीडिंग को कांस्टेंट रखना है व्हेन द सेमीकंडक्टर इज हीटेड। अगर आप सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना है। हमने ये बात पहले से पढ़ रखी है कि अगर आप यहाँ पर सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं, इफ सेमीकंडक्टर इज हीटेड, अगर आप सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो सेमीकंडक्टर में हीट करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप इसे हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके वैलेंस बैंड से कहाँ जंप कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और पहले से ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे और ज्यादा करंट आपको मिलेगा। तो करंट बढ़ गया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर कम हो गया। तो सेमीकंडक्टर को हीट करने पे चार्ज कैरियर्स जंप टू द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो फिर करंट सर्किट में बढ़ जाना चाहिए, बट हमें यहाँ पर करंट को क्या रखना है, तो करंट को यहाँ पर बोला गया है कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, लेकिन करंट को हमें बढ़ने नहीं देना है। इसका मतलब हमें इस सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा टू कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर कांस्टेंट। तो वी शुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ये तो रेजिस्टेंस ऑफ यहाँ पर सेमीकंडक्टर था, आपको ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, इसको इतना बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आपके करंट की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस के यहाँ पर कम होने से सर्किट में करंट बढ़ सकता है। हमें करंट ज्यादा नहीं चाहिए, हमें करंट उतना ही चाहिए जितना करंट पहले था। ऐसा होने के लिए हमें इस सर्किट के रेजिस्टेंस को, इस वाले रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क वापस से उतना ही हो जाए जितना कि यहाँ पर पहले था, क्योंकि इसकी वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ गिरेगी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा, हमें इसको बढ़ा के उसको उतने तक पहुंचाना है जिससे करंट यहाँ पर सेम रहे। तो व्हाट वी शुड इंक्रीज और डिक्रीज, वी शुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहिए। तो आंसर ये वाला है।